सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और ये पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ। तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा यूनानी राजदूत था। तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आया था, यानी वह यूनानी राजदूत था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, ये भी याद में रख लेना है। अगला प्रश्न, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका ग्रंथ, जो कि यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो इसका सही जवाब है कलिंग के युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में और इसमें इतना खून खराबा हुआ कि जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग चुना था और उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब है नैतिक आचरण। अशोक के धम्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नैतिक आचरण। अगला प्रश्न, अशोक के स्तंभ लेख की सामग्री से बने हैं। तो इसका सही जवाब है ईंट, पत्थर से, यानी पत्थर से बने हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख जो है वो पत्थर सामग्री से बने हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था। तो इसका सही जवाब है कर संग्रहण का। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य था कर संग्रहण का। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था स्पास। मौर्य काल में गुप्तचरों को स्पास कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। तो इसका सही जवाब है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो कि एक यूनानी शासक था। फिर उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो वो था चाणक्य। चाणक्य ने लिखा था मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ। अब चाणक्य का जो अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त भी था और उसे कौटिल्य भी कहा जाता था। तो ये तीनों याद रखना है कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये तीनों व्यक्ति के एक ही नाम है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो सही जवाब है बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला प्रश्न, शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो वो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो सही जवाब है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में मिलता है पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख। अगला प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो सही जवाब है वासुदेव कण्व। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व। नेक्स्ट, सातवाहक वंश का संस्थापक कौन माना जाता है। तो वह है सिमुख। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो सिमुख को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है। तो वो है नासिक प्रस्थिति। नासिक प्रस्थिति में है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन। अगला प्रश्न है,
सातवाहन काल में प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो वो है प्राकृत। सातवाहन काल में प्रचलित भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षत्रपों की प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन था पश्चिमी क्षत्रपों की प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वो है रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन अभिलेख जो है वो शासक से संबंधित है, रुद्रदामन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुक कड़फिसेस। कुजुक कड़फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है पुरुषपुर थी। कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म का विकास किस काल में हुआ? तो वो कुषाण काल में हुआ। महायान बौद्ध धर्म का जो विकास है वो कुषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है, कनिष्क के काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन था? तो नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष, ये तीनों थे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बुद्ध चरित। अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ है बुद्ध चरित। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? तो सही जवाब है महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज उपाधि को ग्रहण किया था, यानी उसको धारण किया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वो है विसेंट ए स्मिथ। विसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्थिति की रचना किसने की? तो वो हरिसेन ने की थी। याद में रख लेना है, हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो उसे कहते थे विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया था? तो वो था फाहान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहान। अगला प्रश्न, फाहान ने भारत में किस धर्म का अध्ययन किया? तो वो था बौद्ध धर्म का। फाहान ने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि दान को क्या कहा जाता था? तो वो अग्रहार। अग्रहार कहा जाता था गुप्त काल में भूमि दान को। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहते थे। गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? तो सही जवाब हो जाएगा नालंदा में। गुप्त काल में विश्वविद्यालय स्थापित था नालंदा में। अगला प्रश्न है, कालिदास किस काल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल से। कालिदास जो थे वो गुप्त काल से संबंधित थे। नेक्स्ट, कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये तीनों थी उनकी प्रसिद्ध कृति। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। कालिदास की प्रसिद्ध कृति थी रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी तीनों। नेक्स्ट, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो वो थे चरक।
आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक थे चरक। नेक्स्ट, सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो वो हुआ था गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में। शून्य का जो प्रयोग है सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है देवोलगढ़ में। दशावतार मंदिर स्थित है देवोलगढ़ में। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा इसका आंसर बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में, छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है बौद्ध की अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट, गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत भाषा। गुप्त काल की जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया? तो हून को। स्कंदगुप्त ने हून आक्रमणकारी को पराजित किया। नेक्स्ट, हून आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति किस काल में हुई? तो वो स्कंदगुप्त के काल में हुई। हून आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति जो है वो हुई थी स्कंदगुप्त के काल में। नेक्स्ट, गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो वो था नगराध्यक्ष। गुप्त काल में नगर प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी था वो था नगराध्यक्ष। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो सही जवाब है वर्धन वंश से। हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है कन्नौज। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। नेक्स्ट, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है वानभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक थे वानभट्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन भारत आया था? तो वो था हेनसांग। हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री जो भारत आया था वो था हेनसांग। अगला प्रश्न, हेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित किया? तो सही जवाब है शिलादित्य नाम से संबोधित किया था। हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है प्रयाग में। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित बौद्ध सभा जो है वो प्रयाग में हुई थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया? तो वो था कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को जो सर्वाधिक संरक्षण दिया वो था कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो वो था गुजरात राज्य में। वल्लभी विश्वविद्यालय जो था वो गुजरात राज्य में स्थित था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है नागानंद। हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो है नागानंद। नेक्स्ट, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके नाटक है? तो सही जवाब है हर्षवर्धन के नाटक है। रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन के नाटक है। नेक्स्ट, हर्ष के समय प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो सही जवाब है वानभट्ट। हर्ष के समय में प्रसिद्ध विद्वान जो था वो था वानभट्ट। नेक्स्ट, हर्षकालीन प्रशासन में भू राजस्व का मुख्य अधिकारी कौन था? तो वो था गोप, जिसे गोप कहते थे, वो भू राजस्व का मुख्य अधिकारी था हर्ष
कालीन प्रशासन में। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का पहला महान शासक किसे माना जाता है, तो है राजराज चोल को। दक्षिण भारत का जो पहला महान शासक है वो राजराज चोल को माना जाता है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के बाद दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति कौन बनी, तो वो बनी थी चालुक्य। सातवाहन वंश के बाद दक्षिण भारत में प्रथम शक्ति बनी थी चालुक्य। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किसने किया, तो वो किया था रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो रवि कीर्ति ने किया था। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो वो है पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो वो थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट, पल्लव काल का महान शासक कौन था, तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम था पल्लव वंश का महान शासक। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव वंश द्वारा। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है वो पल्लव वंश द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट, रथ मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ, तो वो द्रविड़ शैली में हुआ था। रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो द्रविड़ शैली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस धर्म से बाद में जुड़ा, तो वो शैव धर्म से बाद में जुड़ा महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे, तो वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्तविलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, चोल वंश का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था, तो वो था उरैयूर था चोल वंश का प्रारंभिक केंद्र। नेक्स्ट, प्रारंभिक चोल शासकों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो सही जवाब है संगम साहित्य में। प्रारंभिक चोल शासकों का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य किस भाषा में रचित है, तो वो है तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम काल की सभा को क्या कहा जाता है, तो उसे संगम कहा जाता है। संगम काल की सभा को संगम कहा जाता है। नेक्स्ट है, संगम काल में सर्वाधिक महत्व किस व्यवसाय को था, तो वो था कृषि व्यवसाय को। संगम काल में सर्वाधिक महत्व जो था वो था कृषि व्यवसाय को। नेक्स्ट, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, तो वो था मदुरै। पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरै। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेर वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी वांजी में। चेर वंश की राजधानी थी वांजी में। नेक्स्ट, संगम काल में प्रयुक्त सिक्कों पर किसका प्रभाव था, तो वो था रोमन का। संगम काल में प्रयुक्त सिक्कों पर रोमन का प्रभाव था। नेक्स्ट, भारत में लोहे का व्यापक प्रयोग किस काल में हुआ, तो वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। भारत में लोहे का जो व्यापक प्रयोग है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, तो वो थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। नेक्स्ट, पतंजलि का महाभाष्य किससे संबंधित है, तो वो व्याकरण से संबंधित है। पतंजलि का महाभाष्य जो है वो व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन थे, तो वो थे वाल्मीकि। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो वो है वेद व्यास। रामायण के जो महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास माने जाते हैं। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो है 18।
पुराणों की जो संख्या है वो है 18। नेक्स्ट, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो सही जवाब है समाज एवं कानून से। मनुस्मृति जो है वो समाज और कानून से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो वो है आर्यभटीय। आर्यभट्ट की जो प्रमुख कृति है वो है आर्यभटीय। नेक्स्ट, वराहमिहिर की रचना कौन सी है? तो वो है बृहत संहिता। बृहत संहिता है वराहमिहिर की रचना। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त किस काल से संबंधित थे? तो गुप्तोत्तर काल से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त जो है वो गुप्तोत्तर काल से संबंधित थे। नेक्स्ट, लीलावती के लेखक कौन थे? सही जवाब भास्कराचार्य थे। लीलावती के जो लेखक थे वो थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? तो वो सिल्क रोड, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में जो व्यापार मार्ग था वो था तीनों। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो सही जवाब है हिंद यूनानी ने। भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं है वो हिंद यूनानी ने जारी की। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्थित किस शासक से संबंधित है? तो वो संबंधित है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रस्थिति किस शासक से संबंधित है? तो वो है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रधान कौन था? तो वो था ग्रामीक। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रधान था ग्रामीक। नेक्स्ट, भारत में मंदिरों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचार किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है कि भारत में मंदिरों में मूर्ति पूजा का जो व्यापक प्रचार है वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट, गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वो है अजंता चित्रकला। अजंता जो चित्रकला है वो गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट, स्वर्ण युग की संज्ञा किस काल को दी गई? तो वो था गुप्त काल को। स्वर्ण युग की जो संज्ञा है वो गुप्त काल को दी गई। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो वो था गुरुकुल। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम था गुरुकुल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलते हैं? तो सही जवाब है पूरा पाषाण काल में। भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो मिलते हैं पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की जो गुफाएं है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार किससे बने थे? तो वो बने थे पत्थर से। पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख औजार थे वो पत्थर से बने थे। नेक्स्ट, अग्नि के उपयोग का प्रथम प्रमाण किस काल में मिलता है? तो वो पूरा पाषाण काल में मिलता है। अग्नि के उपयोग का जो प्रथम प्रमाण है वो पूरा पाषाण काल में मिलता है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो है माइक्रोलिथिक औजार। माइक्रोलिथिक औजार थी मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट, नवपाषाण काल की प्रमुख खोज क्या थी? तो वो थी कृषि। नवपाषाण काल की प्रमुख खोज थी कृषि व्यवसाय। नेक्स्ट, मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? तो वो नवपाषाण काल से संबंधित है। मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो वो तांबा का प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के घाटी में विकसित हुई? तो वो है सिंधु नदी में। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी में विकसित हुई। सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता का जो अन्य नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कितना माना जाता है? तो वो है 3300 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो वो दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज, राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो वो लोहा धातु से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो लोहा धातु से अपरिचित थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वो थी चित्र लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्र लिपि। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो था लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट, ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? तो वो संबंधित है मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बाथ का संबंध है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है गुजरात राज्य में। धोलावीरा का संबंध है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो था घग्गर। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो थी कृषि पर आधारित। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट, हड़प्पा नगरों की योजना कैसी थी? तो सही जवाब है ग्रिड पद्धति की थी। हड़प्पा नगरों की जो योजना थी वो थी ग्रिड पद्धति की। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने थे? तो वो पक्की ईंटों से बने थे। हड़प्पा सभ्यता के जो घर है वो पक्की ईंटों से बने थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो वो है घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़ा पशु को नहीं जानते थे। नेक्स्ट है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 2 भाग में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? तो वो थे इंद्र। भगवान इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। नेक्स्ट, गाय की अघन्या किस वेद में कहा गया है? गाय को अघन्या, तो वो ऋग्वेद में कहा गया है। गाय को अघन्या जो है वो ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो वो था लोहा। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु थी लोहा। नेक्स्ट, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो वो थी वैदिक काल की। सभा और समिति जो थी वैदिक काल की संस्थाएं थी। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ? तो वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। वर्ण व्यवस्था का जो स्पष्ट विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 थी। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वो है राजगृह। मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो गया में, यानी बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सारनाथ में अपना पहला उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था। ये भी याद में रख लेना है, पाली भाषा
में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो वो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? तो वो ब्राह्मी, खरोड़ी और आरामी, ये तीनों लिपि में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो दया नदी के तट पर लड़ा गया था। कलिंग युद्ध दया नदी के तट पर। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो देवानामप्रिय। देवानामप्रिय नाम से जाना जाता है अशोक के अभिलेखों में अशोक को। नेक्स्ट, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो वो स्वयं सम्राट राजा, यानी सम्राट था जिसे राजा कहते हैं, वही एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, यानी वो भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस स्तंभ में है? तो वो है प्रयाग प्रस्थित। प्रयाग प्रस्थित में है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल को हम स्वर्णिम युग भी कहते हैं। भारत का स्वर्णिम युग गुप्त काल। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।